हम लोगों का नोमेनक्लेचर समाप्त हो चुका है और आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म। ओरिजिनल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहां से शुरू होती है। आईयूपीएससी जो नोमेनक्लेचर हम पढ़े बेटा, उससे एक क्वेश्चन रहते भी हैं, कभी नहीं भी रहते हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत ही डिटेल में और अच्छे से सिखाया है आईयूपीएससी। उसमें कुछ नहीं करना है, रूल्स को फॉलो करना है। आपको उसमें कंफ्यूजन कुछ है ही नहीं, कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ रूल्स लगाने हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के अंतर्गत। और जो भी अगर रूल्स आप लगा पा रहे हैं तो देख रहे हैं कि हम आसानी से कर पा रहे हैं उस क्वेश्चंस को। तो हमने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दे चुके हैं। तो इस तरीके से नोमेनक्लेचर की आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। और हम देख रहे हैं कि पीछे जितने भी नोमेनक्लेचर किया हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी उसके प्रैक्टिस कर लिए। तो अब शुरू करने जा रहे हैं हम आइसोमेरिज्म, ठीक है। एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहां से शुरू होगी और लॉजिकल होगी। मैं आपको जो भी याद करने का था थोड़ा बहुत उसमें बताया, और थोड़ी सी चीजें याद करने का कुछ होगा तो मैं आगे बताऊंगा, नहीं तो पूरी लॉजिकल है, पूरी हर चीज डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। इसमें कोई भी चीज रटने वाली नहीं है। यहाँ आईक्यू इस्तेमाल करना है, दिमाग इस्तेमाल करना है। और जब दिमाग इस्तेमाल करना है तो हर एक पॉइंट को मैं तोड़ तोड़ के आपको बताऊंगा ताकि आपको कहीं दिक्कत ना आए। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास नोमेनक्लेचर से सॉरी नोमेनक्लेचर बोल रहा हूं मैं, आइसोमेरिज्म से, ठीक है। आइसोमेरिज्म से नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। पहली बात, आइसोमर्स, मर का मतलब आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा कि रिलेशन, रिलेशन की बात चलेगी यहाँ, ठीक है ना। हाँ, रिलेशन की बात हम करने वाले हैं। तो कभी भी रिलेशन एक का नहीं होता है। अगर कोई कंपाउंड दिया हुआ है तो पूछा जाए ये किसका आइसोमर है, तो बताना पड़ेगा बेटा कि ये किसका है। रिलेशन हमेशा दो के बीच होता है, दो या दो के अधिक जो भी होंगे उसके बीच रिलेशन करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि एक के बीच रिलेशन हो। जैसे अगर बोला जाए, कोई बच्चा बोले कि मैं एक ही भाई हूं, तो अगर उससे पूछा जाए बड़ा भाई हो या छोटा भाई, तो नहीं बता सकता वो। क्यों? क्योंकि वो अकेला है। अगर कोई बच्चा एक ही भाई है तो ये नहीं ना बता पाएगा कि वो बड़ा भाई या छोटा भाई। क्यों? क्योंकि छोटा भाई होने के लिए बड़ा होना पड़ेगा। आया समझ में? तो उसी तरीके से आइसोमेरिज्म में कम से कम दो या दो से अधिक होंगे तो ही वो रिलेशन हम बता पाएंगे, अदरवाइज हम आइसोमेरिज्म में रिलेशन नहीं बता पाएंगे। तो एक कंपाउंड किसी का आइसोमर नहीं होता, ये किसका आइसोमर से उनके रिलेशंस बताने पड़ेंगे। तो चलो ये बात ध्यान रखना है, एक कंपाउंड आइसोमर्स नहीं होता, कम से कम दो होने चाहिए बेटा, ध्यान रखेंगे। तो चलो देखो क्या है आइसोमर्स का फॉर्मूला, हम लोग पढ़े हैं, 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या? कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला। दो बात ध्यान रखना, सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला और डिफरेंट देयर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए? डिफरेंट। मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और प्रॉपर्टीज उनकी अलग अलग हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। ध्यान रहेगा, हम उसे क्या बोलेंगे? आर नोन एज आइसोमर्स। और ये जो प्रोसेस कराने का हुआ उसको आइसोमेरिज्म बोलते हैं। सिंपल सा बताने जा रहा हूं। किसी कंपाउंड को आइसोमर कहलाना है तो दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, दोनों का मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना पड़ेगा और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, दो बातें मैंने बताया। पहला, सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। तो इस फेनोमेना को हम बोलते हैं क्या? आइसोमर्स। और ये पूरा प्रोसेस कराने का जो कहलाया इसको आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब एक बात ध्यान देना है, जैसे तुमसे पूछा जाए कि ये और ये जो दो कंपाउंड दिए हुए हैं इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, इसमें बताना है हमें। बताओ कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 कार्बन है। तो इसमें कार्बन 4 है। तो पहले क्या करो, इन दोनों का मोलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लो। तो इसका मोलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लो। क्यों? आइसोमर अगर ये दोनों होगा तो दो बातें होंगी। पहला, मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और प्रॉपर्टीज क्या होगी? अलग अलग होगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज कहने का मतलब फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी।
तो अब अगर यहां पर हम बात करें इसका मोलिक्यूलर फार्मूला 1 2 3 4 कार्बन, तो मोलिक्यूलर फार्मूला होगा C4H 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10 C4H10O होगा ना मोलिक्यूलर फार्मूला। इसमें आ जाओ, कार्बन कितने काउंट करो 1 2 3 4, तो C4 हो गया, H 3 2 5 2 7 और 3 10 और 1 ऑक्सीजन है। क्या दोनों का मोलिक्यूलर फार्मूला सेम है? हाँ सर सेम है, बिल्कुल। तो इन दोनों का मोलिक्यूलर फार्मूला सेम है और प्रॉपर्टीज अलग अलग है। क्यों? अल्कोहल की प्रॉपर्टीज अलग होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है। कैसे सर? याद करो, ईथर बेहोश करने के रूप में यूज करते हैं। ईथर का यूज कहाँ करते हैं हम लोग? जैसे पेशेंट वगैरह को बेहोश करना हो, पर क्लोरोफॉर्म जानते हो ना, बस वैसा ही ईथर भी यूज किया जाता है। क्लोरोफॉर्म की थोड़ी डिमेरिट्स होती है, बाद में उस चीज को टॉपिक में हम सीखेंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शंस जब बताऊंगा तो वहां सीखेंगे। तो जैसा क्लोरोफॉर्म काम करता है वैसा ही ईथर भी काम करता है, ये भी बेहोश करने के रूप में हम यूज करते हैं। ठीक है, इसका स्मेल फ्रूटी स्मेल होता है, पके हुए मीठे फल जैसा होता है, इसीलिए इसमें, और क्लोरोफॉर्म का स्मेल इरिटेटिंग होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं। तो ईथर, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप? ईथर। ईथर को हम किस ये यूज करते हैं, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज बेहोश करने के रूप में। और ये अल्कोहल जानते ही हैं, होश में लाने का काम करता है अल्कोहल, आप जानते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहां ध्यान रखना है कि इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, अलग अलग है। तो ये दोनों आइसोमर्स कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे। और ये फेनोमेना का क्या कहलाएगी? आइसोमेरिज्म। ध्यान रखना। तो चलो अब नेक्स्ट, यहाँ नेक्स्ट देख लो बेटा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? तो देख लो, आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया। एक को बोला कौन सा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल को कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना है। ये वर्ड ध्यान रखना है, क्यों बार बार ये यूज कर देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल का ही दूसरा नाम होता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। उसी तरह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ये सब नाम है बेटा, क्या क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलो, या 3D आइसोमेरिज्म बोलो, या स्पेस आइसोमेरिज्म बोलो। इन तीनों को एक ही नाम से जानते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंतर्गत ही इन दोनों को भी हम जानते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है। तो आइसोमेरिज्म दो टाइप के, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। ठीक है, स्ट्रक्चरल में कौन कौन से आता है? चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स को कोई कोई न्यूक्लियर आइसोमर्स भी बोलता है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो कौन कौन से हुए? चेन आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामेरिज्म, रिंग चेन आइसोमर्स और टोटोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल के कितने पार्ट हैं? 6। कौन कौन से? चेन 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है ना, चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, रिंग चेन और टोटोमेरिज्म। ये किसके पार्ट हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के, ध्यान रखना है। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के कितने पार्ट हैं? इसके भी, इसके कितने? देख लो, स्टीरियो के दो पार्ट, एक को बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। बात करेंगे क्या होते हैं। और कन्फर्मेशनल का कोई पार्ट नहीं होता। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म के दो पार्ट होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये ध्यान रखना है क्लासिफिकेशन। अब एक बात ध्यान रखना है, कौन सा कहां पढ़ने वाले हैं। देखो बेटा, ये जो टोटोमेरिज्म है ना, ये टोटोमेरिज्म में यहाँ आइसोमेरिज्म में नहीं पढ़ाने वाला हूं। कहां पढ़ाएंगे? आइसोमेरिज्म जब पूरा समाप्त हो जाएगा उसके बाद एक चैप्टर आएगा जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो पूरा समाप्त हो जाएगा, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा टोटोमेरिज्म। क्योंकि यहाँ टोटोमेरिज्म समझ में आपको नहीं आएगी, उसके लिए हमें एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, रेजोनेंस, ये सब आना जरूरी है। ये आएगा उसके बाद ही टोटोमेरिज्म आपको समझ में आएगा। तो इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, बहुत ही बाद में पढ़ेंगे। ठीक है,
तो अभी फिलहाल हम इतने ही सीखेंगे, उसके बाद ये पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कौन सा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब एक बात ध्यान रखना है बेटा कि अगर आइसोमेरिज्म हमें शुरू करना है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमें शुरू करना है, तो उसको शुरू करने से पहले इनके बारे में ध्यान रखना है। दो वर्ड से जानकारी आपको होनी चाहिए, एक है स्ट्रक्चर में परिवर्तन, डिफर इन स्ट्रक्चर, आया समझ में, स्ट्रक्चर में क्या अंतर है, और एक मोलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ये जानते हैं आप। मोलिक्यूलर फॉर्मूला ये ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस और मोलिक्यूलर एटम में डिफरेंस क्या होता है, मोलिक्यूलर फॉर्मूला में अंतर क्या होता है, इनको हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देख लो स्ट्रक्चर कब कब बदलेगा, देखो सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला हम बार बार यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब ऐसे समझो कि ए कंपाउंड है और बी है, इन दोनों को आइसोमर आपको कहना है। ध्यान से सीखना, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा बेटा, डिफिकल्ट होता जाएगा। ए और बी को कह रहे हैं हम क्या, कि ये ए है और ये बी है, इन दोनों का मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसका मतलब होता है इन दोनों का मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसका मतलब होता है कि ए में जो जो एटम है और जितना जितना है, बी में भी वही एटम होना चाहिए। नहीं आया समझ में, चलो एग्जांपल से लेते हैं। मान लो ए और बी आइसोमर्स है, तो ए में अगर 3 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, तो इसमें बी में भी 3 कार्बन, 5 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन होना पड़ेगा, तो इसको बोलेंगे सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अब सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ध्यान से ध्यान देना बेटा। अब देखो मान लो कार्बन से जुड़ा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन लगा हुआ है, ध्यान से सीखना। कार्बन से जुड़ा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से जुड़ा है कौन सा, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन थोड़ा। कार्बन से जुड़ा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन लगा हुआ है, और यहां भी कार्बन से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो बोलेंगे स्ट्रक्चर सेम है। मोलिक्यूलर फॉर्मूला अभी भी सेम है, कैसे सर, कार्बन जितना है, एक कार्बन, एक नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक कार्बन, एक नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन, मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर भी सेम। अब ऐसा नहीं करना है कि कार्बन से जुड़ा कौन सा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, कार्बन से दूसरे वाले केस में कार्बन से जुड़ा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जुड़ा नाइट्रोजन, ये वाला काम हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसा किए तो स्ट्रक्चर बदल गया, स्ट्रक्चर बेटा बदल गया, मोलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बदला, अभी भी नहीं बदला। क्यों, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन बराबर है, मोलिक्यूलर फॉर्मूला तो बराबर है, लेकिन स्ट्रक्चर बदल गया, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि सेम स्ट्रक्चर का मतलब जो एटम जिससे जुड़ा हुआ है, इसमें भी वही एटम उसी से जुड़ा होना चाहिए, किसी और से नहीं जुड़ा होना चाहिए। अगर किसी और से जुड़ेगा तो उसकी स्ट्रक्चर डिफर हो जाएगी, चेंज कर जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखना है कि सेम स्ट्रक्चर और सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब क्या होता है। आ गया, तो अगर अब देख लो आइसोमर्स का डेफिनेशन हमने सीखा, क्या सीखा सर, सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला और डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज आर नोन एज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म दो पार्ट, चेन और स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। तो अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या है, तो पहले तो आइसोमर बताना पड़ेगा। तो आइसोमर के लिए कंडीशन, कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिक्यूलर फार्मूला, ध्यान रहेगा। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिक्यूलर फार्मूला आइसोमर्स का हो गया। अब स्ट्रक्चरल का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, बट डिफर इन देयर स्ट्रक्चर। कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन देयर स्ट्रक्चर्स आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और स्टीरियो आइसोमर्स किसको बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स बेटा ध्यान देना किसको बोलेंगे, कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिक्यूलर फार्मूला एज वेल एज सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। नहीं आया समझ में, फिर से एक बार, कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिक्यूलर फार्मूला एज वेल एज सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। बेटा इसमें स्ट्रक्चर नहीं बदल सकता, अगर इसमें आपने स्ट्रक्चर को बदल दिया तो फिर क्या होगा, वो तो स्ट्रक्चरल हो जाएगा। तो इसमें मोलिक्यूलर फार्मूला भी सेम और स्ट्रक्चर भी सेम होता है, लेकिन कुछ न कुछ अंतर होगा। क्या अंतर होता है,
तो स्पैटियल अरेंजमेंट में अंतर होता है। अब स्पैटियल अरेंजमेंट क्या होता है समझाऊंगा, तो देख लो डेफिनेशन के बारे में, यहां ध्यान देना बेटा। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एज वेल एज सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफर इन देयर स्पैटियल अरेंजमेंट ऑफ, स्पैटियल अरेंजमेंट ऑफ किसका अरेंजमेंट, spatial arrangement of groups or atoms, but differ in spatial arrangement of groups or atoms are known as stereoisomers and these phenomena are known as stereoisomerism। देखो इसमें क्या बदलता है, इसमें सिंपल है, स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन है, तो यहाँ कार्बन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से नाइट्रोजन, स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया ना। इससे पहले जो क्वेश्चन लिए हुए थे उसमें क्या था, स्ट्रक्चर चेंज था, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल था एल्कोहल और ईथर, स्ट्रक्चर ही डिफर था, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म को ध्यान से समझना है, एकदम छोटे छोटे लेवल से शुरू करने जा रहे हैं, ध्यान से सीखना है बेटा। जैसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल बताओ, देखो बेटा यहां ध्यान से समझना है। स्पैटियल अरेंजमेंट, स्पेस में बदलाव, 3D में बदलाव को ही स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। ये क्या होता है सर, तो देखो क्या होता है, देखो सपोज मानो ये यहां जुड़ा हुआ है, ये यहां जुड़ा हुआ है, मानना क्या ये जुड़ा हुआ ही है। देखो जैसे ये हाथ ऐसे है और ये ऐसे है, दिख रहा है। तो अब हमने क्या किया, सपोज अब मानो इसको हमने हटाकर यहां से यहां लगा दिया, तो अब क्या हुआ, एक साइड एक भी नहीं है और एक साइड दो हाथ हो जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि सर इसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ गया, स्ट्रक्चर डिफर कर गया। कैसे, एक साइड एक भी नहीं रहा और एक साइड क्या हो गए, दो हो गए, तो स्ट्रक्चर क्या कर गया, डिफर कर गया। आया समझ में। अब देखो दूसरा केस लेते हैं बेटा, ये देखो ये ऐसे जुड़ा हुआ है और ये ऐसे जुड़ा हुआ है। हमने क्या किया, इसको ये यहीं पर लगा हुआ है, ये यहीं पर लगाया हुआ है, कोई हटा नहीं, हमने इसको ऐसे रोटेट कर दिया। अब क्या हुआ सोचो, स्ट्रक्चर बदला क्या, स्ट्रक्चर बदला क्या, हाँ सर बदल गया, पहले इधर था फिर इधर हो गया। नहीं बेटा ये गलती नहीं करना, स्ट्रक्चर नहीं बदला। क्यों नहीं बदला, स्ट्रक्चर तो तब न बदलता जब ये वाली यहां से हटाकर यहां लगा दे, तो स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। आया समझ में। अभी क्या है, ये इधर से इधर आ गया, इसका मतलब स्ट्रक्चर डिफर नहीं किया। आया समझ में। अभी भी क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी भी ये हाथ यहीं पर जुड़ा हुआ है, ये वाली हाथ यहीं पर लगा हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ अंतर आया। क्या आया, 3D में डिफरेंस आया। क्यों, क्योंकि अभी ये इस साइड था और अब रोटेट करके हमने इस साइड ला दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3D में परिवर्तन आया। इसी को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ध्यान रहेगा, स्टीरियो में क्या होता है, स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा, ये हाथ यहीं जुड़ा हुआ है, ये यहीं जुड़ा हुआ है, हमने रोटेट कर दिया, इसका मतलब 3D में चेंज किया। सर आया समझ में, स्ट्रक्चर नहीं बदला, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो स्टीरियो, चलो देखो करते हैं हम लोग क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपको बताना है कौन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है और कौन स्टीरियो आइसोमर्स है। क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेटा, देखो आपको बताना एस्टेब्लिश रिलेशनशिप 1 2 3 दिया हुआ है, मैं पूछ रहा हूं 1 एंड 2 में क्या रिलेशन है, आपको बताना है। फिर यहां बताना है 1 एंड 3 में क्या रिलेशन है, और फिर बताना है 2 एंड 3 में क्या रिलेशन है। इन तीनों में बताना है। एक बार सोचिए और आंसर कीजिए खुद से, ठीक है। चलो कर चुके होंगे, अब मैं बताता हूं बेटा, चलो देख लो, इसमें देखते हैं 1 एंड 2 में क्या रिलेशन है। सर इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, पहले चेक कर लेना। सर 4 कार्बन और हाइड्रोजन तो सेम होगा, क्यों, एक डबल बॉन्ड सब में है, तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है बेटा। जानते हो हाइड्रोजन को चेक करना है ना, तो DOU चेक कर लो, DOU 1 देख लो, तो DOU 1 है, यहाँ भी DOU 1 है और यहाँ भी DOU, इसका मतलब हाइड्रोजन अपने आप बराबर होगा।
अगर दो कंपाउंड को तुम बोल रहे हो ना कि ये और ये आइसोमर है, मतलब इनका डीओयू बराबर होगा, और डीओयू मैं पहले पढ़ा चुका हूं, उसका अब यूज पूरा लेने वाला हूं इस आइसोमेरिज्म में। ठीक है, तो चलो अब देख लो, इनका डीओयू बराबर है, मतलब हाइड्रोजन हमें गिनने की जरूरत नहीं है सर। मोलिक्यूलर फार्मूला देख लो, कार्बन बराबर है सब में और डीओयू बराबर है, मतलब इसका मतलब हो गया कि इनका क्या है, हाइड्रोजन बराबर है। तो अब चलो, कार्बन और हाइड्रोजन बराबर है, इसमें क्या अंतर है सर? इस कार्बन पर ना 1 और 2 में रिलेशन बताना है सर। इस कार्बन पर एक मिथाइल एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और इस कार्बन पर मिथाइल और हाइड्रोजन है। दूसरे वाले में सर इस कार्बन पर मिथाइल हाइड्रोजन है और इस पर 2 मिथाइल है। ऐसा लग रहा है कि यहां से मिथाइल को हटाकर यहां लगा दे, यहां से हाथ को हटाकर यहां लगा दे, तो ऐसे चेंजेस को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर में डिफर। आया समझ में? स्ट्रक्चर में क्या आ गया? डिफरेंस। तो 1 और 2 में क्या रिलेशन हो गया? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो ये 1 और 2 क्या कहलाएगा? स्ट्रक्चरल। ये क्या होगा? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अगर पूछा जाए 1 और 3 में आप रिलेशन बताओ क्या होगा? ये 1 है, ये 3 है। सोचते हैं सर इस कार्बन पे लगा है मिथाइल हाइड्रोजन, सर इस कार्बन पे लगा है हाइड्रोजन मिथाइल, बराबर है, इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है ना दोनों? हाँ सर, इसी कार्बन से लगा है। इस कार्बन पर मिथाइल हाइड्रोजन, इस कार्बन पर भी मिथाइल हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो जो इस पर लगा हुआ है वहीं इस पे भी लगा हुआ है, जो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है वहीं इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो स्ट्रक्चर तो नहीं बदला। अब आगे देखें, अब आगे क्या और चेंज है क्या? तो सर इस दोनों में देखो तो मिथाइल अप साइड है, दोनों एक ही साइड है, और इस वाले में देखो एक मिथाइल अप और एक क्या है? डाउन है। तो एक अप है और एक क्या है? डाउन है। तो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमर्स। क्यों? स्ट्रक्चर सेम हो गया और डिफर कहां है? डिफर कहां है? स्ट्रक्चर में नहीं है, स्पैटियल अरेंजमेंट में है। स्पैटियल अरेंजमेंट में याद करो, हाथ यहीं पर जुड़ा हुआ है, लेकिन रोटेट कर दिया तो क्या हो गया? स्पैटियल अरेंजमेंट चेंज कर गई, और चेंज कर गई तो उसी को तो हम स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। तो 1 और 3 में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? स्टीरियो आइसोमर्स होगा ना, स्टीरियो आइसोमर्स। 2 और 3 में ये 2 है और ये 3 है, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? इन दोनों में देख लो सर, एक कार्बन पर 2 मिथाइल लगा हुआ है, इस कार्बन पर मिथाइल हाइड्रोजन, स्ट्रक्चर आ गया होगा समझ में, क्योंकि यहां जो लगा हुआ है वो यहां है ही नहीं। आया समझ में? तो ये क्या कहलाएगा? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको आ गया होगा समझ में। तो चलो देख लो, अब आगे देखते हैं। देखो बेटा, अब देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, उसका डेफिनेशन लिख दिया है मैंने। देख लो क्या लिखा है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन देयर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्स, या स्ट्रक्चरल फार्मूला सही है, बट डिफर इन देयर क्या? स्ट्रक्चरल फार्मूला। सेम मोलिक्यूलर फार्मूला but differ in their structural formula are known as structural isomers, and these phenomena are known as structural isomerism. उसी तरह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म, such compounds which have the same molecular formula as well as same structural formula but differ in spatial orientation या arrangement, spatial orientation या arrangement are known as स्टीरियो आइसोमर्स। स्पैटियल अरेंजमेंट या ओरिएंटेशन ऑफ, यहां एक करके लिख लेना, ऑफ ग्रुप्स और एटम्स, ऑफ ग्रुप्स और एटम्स, ऑफ ग्रुप्स और एटम्स आर नोन एज स्टीरियो आइसोमर्स। ध्यान रहेगा, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। चलो ये समझ में आ गया क्या होता है स्ट्रक्चरल और क्या होता है स्टीरियो। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को, बारी बारी से एक एक करके आराम से डिस्कस करने वाले हैं। हर चीज आपको आ जानी चाहिए, हर छोटी पॉइंट, क्योंकि यहां से ना एक एक लॉजिकल धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ती जाने वाली है और बहुत ज्यादा डिफिकल्टी तक हम पहुंचने वाले हैं।
तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो चलो, इसलिए हर एक पॉइंट को बेटा समझते चलना है और डाउट पूछते चलना है हमें, नहीं तो फिर वो डिफिकल्टी जमा हो जाएगी, फिर समझ में आगे नहीं आएगा, क्योंकि अब लॉजिकल शुरू होता। उससे पहले क्या था, यूपीएससी ने जो बोला उसका हमने रूल फॉलो किया। अब यहाँ हमें सोचना पड़ेगा कि हाँ ऐसा ही क्यों होता है, दूसरा क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो हर पॉइंट्स को हमें देखना है। तो चलो अब देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला कौन सा, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमर्स के बारे में शुरू करने जा रहे हैं बेटा। देखो चेन आइसोमर्स क्या होता है। चेन आइसोमर्स पहले सोचना है, ये किसका पार्ट है चेन आइसोमर्स। सर चेन आइसोमर्स जो पार्ट है वो स्ट्रक्चरल का पार्ट है। तो स्ट्रक्चरल का डेफिनेशन आपको याद है क्या, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन देयर स्ट्रक्चर्स, होगा ना, ये तो सब में होगा। स्ट्रक्चरल के जितने 6 पार्ट पढ़े हैं ना, इतना तो रूल, इतना उसके डेफिनेशन में यूज करेंगे ही करेंगे। क्या, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन देयर स्ट्रक्चर, सबके स्ट्रक्चर बदलेंगे। तो चेन आइसोमर्स किसका, जिसकी चेन बदल जाए। तो क्या लिखेंगे, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन देयर स्ट्रक्चर ड्यू टू, कारण क्या है, ड्यू टू चेंज इन मेन पेरेंट चेन। चेंज इन मेन पेरेंट चेन आर नोन एज, क्या कहलाएगा, चेन आइसोमर्स। ध्यान रहेगा, चेन आइसोमर्स क्या है, वही जो नोमेनक्लेचर में हमने पेरेंट चेन सीखा है। नोमेनक्लेचर में जो हम चेन चुनते थे वही चेन बेटा यहां चुनना है। और चेन क्या होनी चाहिए, यहां चेन में डिफर होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। सेम हो गया तो फिर तो दिक्कत है, सेम हो गया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, वो चेन आइसोमर्स नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो चेन आइसोमर्स के लिए क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, सॉरी हाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर अलग अलग हो, दोनों का स्ट्रक्चर, और अलग होने का कारण क्या है, चेन बदल गई, तो उसको चेन आइसोमर्स बोलेंगे। ठीक है, तो चलो अब इन दोनों में देखते हैं। चलो देखो बेटा, इन दोनों में अगर बात करें तो चेन चुनो, कितने कार्बन का चेन, यही ना होगी पेरेंट चेन, 1 2 3 4 कार्बन का चेन है सर। इस चेन में 4 कार्बन है, इस चेन में कितने कार्बन है, 3। अब तुम बताओ, इस ये 3 कार्बन का है, तो हमसे पूछा जाए बताओ कि इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, तो हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, चेन आइसोमर्स। ये चेन होगा ना, हाँ बिल्कुल होगा चेन आइसोमर्स। कैसे जाना सर आपने, क्योंकि चेन में अंतर हो गई, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। कैसे, कार्बन कितने हैं, 4, और इसमें भी 1 2 3 4 कार्बन बराबर है ना, और डीओयू दोनों का 0 है, तो हाइड्रोजन भी बराबर हो गया। ऐसा समझ में, डीओयू चेक कर लो, कार्बन बराबर है, डीओयू चेक कर लो, हाइड्रोजन भी बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों कैसे कहलाएंगे, चेन आइसोमर्स हो जाएगा। इन दोनों पे आते हैं, यहां देख लो कितने कार्बन का चेन, क्लोरीन है, कितने का, 3 कार्बन का चेन है। यहां देखो कितने कार्बन का चेन, 3 कार्बन का है। हाँ ध्यान से, ये Cl है बेटा, क्लोरीन पढ़ते हैं, ऐसा नहीं करना कि C4 कार्बन L4 लैंथेनम, कार्बन से चेन चुन ले, हाँ गलतियां नहीं करना, ये क्लोरीन है। ठीक है, तो यहां से इसकी चेन नहीं, यहीं से होगी, 3 कार्बन है, 3 कार्बन, क्या ये चेन आइसोमर्स है, क्या ये चेन आइसोमर्स है, क्या चेन आइसोमर्स बोलेंगे, क्या चेन नहीं बोलेंगे। तो सर क्या है ये बताओ फिर, तो क्या है वो तो आगे सीखेंगे तो पता चलेगा कि क्या है। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि ये चेन आइसोमर्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी चेन क्या है, सेम हो गई, इसलिए चेन आइसोमर्स नहीं है। अब देख लो इनका भी बेटा, कार्बन बराबर है, क्लोरीन क्लोरीन बराबर है, कार्बन और क्लोरीन दोनों में बराबर है, तो डीओयू 0 है, मतलब हाइड्रोजन भी बराबर है। ध्यान देते चलना, ठीक है ना, हाइड्रोजन, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। चलो अब देख लो नेक्स्ट देख लो बेटा, अगर आपसे पूछा गया इन दोनों में बताओ, अब कंफ्यूज नहीं करना, थोड़ा सा मैं एक काम करता हूं, यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है बेटा, थोड़ा एक काम करते हैं, यहाँ पर कुछ सही कर लेते हैं। यहाँ हम क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन लगा देते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन, अब सही हो गया। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक कर लो, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, इसमें 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन है, और ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2,
हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस है। क्यों? DOU1 DOU1 हाइड्रोजन बैलेंस है। अब आगे मैं नहीं बोलने वाला इस पे, ठीक है। चलो देख लो अब। तो अगर हम बात करें ये दोनों कैसे आइसोमर्स हैं, ये दोनों चेन आइसोमर्स होंगे क्या? अब ध्यान से सीखना है। इसमें चेन चुनो, कितने कार्बन का चेन, यहाँ देखते हैं कितने कार्बन का है सर चेन। यहाँ से अगर हम चुनेंगे कितने कार्बन, 1 2 3 4, याद है ना, भूलना नहीं, फंक्शनल ग्रुप का चेन उसके कार्बन से ही। यहाँ 3 कार्बन का चेन नहीं चुनना, गलत हो जाएगा, चेन यहाँ से शुरू होगी। है समझ में? फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लेकर चेन चुनते हैं, नंबरिंग वहीं से करते हैं। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो देख लो कितने कार्बन का चेन, यहाँ 3 कार्बन का, ये कितने कार्बन का 4, और ये कितने कार्बन का 3। तो ये क्या कहलाएगा हमारा चेन आइसोमर्स। बिल्कुल सही है, होगा। इसमें आ जाओ, चलो बताओ चेन चुने। हाँ, साइनाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, तो साइनाइड में कार्बन है तो इसके कार्बन को लेकर हम चेन चुनेंगे। तो 1 2 3 4 5 कार्बन है सर। इसमें देख लो साइनाइड के कार्बन को लेकर चेन चुनेंगे, 1 2 3 4 कार्बन। ये कैसे आइसोमर्स कहलाएंगे? चेन बिल्कुल होंगे सर, चेन होंगे। आया समझ में? हाँ, यहाँ देख लो ये तो सेम रिपीट हो गया है बेटा, चलो इसको हटा देते हैं, ये रिपीट हो गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया क्या? तो चेन आइसोमर्स पहचान जाओगे। अब यहां मैं कुछ क्वेश्चन देने जा रहा हूं आपको, कुछ क्वेश्चन देने जा रहा हूं आपको, बताना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स ऑफ पहला में बताना है एन पेंटेन, और दूसरा में बताना है एन हेक्सेन। एन पेंटेन और एन हेक्सेन के कितने चेन आइसोमर्स बनेंगे, एन पेंटेन और एन हेक्सेन के कितने चेन आइसोमर्स बनेंगे, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। तो एक बार आप वीडियो पॉज करें और पॉज करके इसको सॉल्व करें, फिर आंसर हम मैच करेंगे, ठीक है। चलो देखो, उम्मीद करते हैं आपने कर लिया होगा। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि बताना है कि एन पेंटेन के कितने चेन आइसोमर्स होंगे और एन हेक्सेन के कितने चेन आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है। तो अब सॉल्व करने जा रहे हैं कि एन पेंटेन और एन हेक्सेन के कितने चेन आइसोमर्स बनेंगे। तो कैसे करना है? सबसे पहले है एन पेंटेन। एन पेंटेन में कितना कार्बन होता है? C5H12, यही ना एन पेंटेन। बना लो ऐसे, चलो यहां ऐसे कर लेते हैं, बना लेते हैं। एन पेंटेन सर ये है, यही है। इसके कितने चेन आइसोमर्स बनेंगे? तो चेन आइसोमर्स में क्या होना चाहिए? चेन अलग अलग होनी चाहिए। तो सर ये 5 कार्बन का चेन है, पहला बन गया 5 कार्बन का चेन। 5 के अलावा 5 कार्बन में और कोई चेन तो हो नहीं सकता, एक ही बन सकता है ये। उसके अलावा दूसरा देख लो, दूसरा 4 कार्बन का चेन बना दे, हो गया ना। और 4 कार्बन में एक बात आप ध्यान रखना है बेटा, जो एक कार्बन बाहर निकाले हो उसको कभी भी किनारे पर नहीं लगाना, ये दिमाग में सेट कर लो। किनारे पर अगर आपने लगाया ना बेटा तो वो 5 कार्बन की वापस चेन बन जाएगी। तो इसलिए हमें किनारे पर 5वें कार्बन को नहीं जोड़ना है। तो कहां जोड़ेंगे? तो या तो तुम यहां जोड़ दो या यहां जोड़ दो, दोनों में किसी भी पोजीशन पे जोड़ सकते हैं। आ गया होगा समझ में? दोनों में किसी भी पोजीशन पे जोड़ सकते हैं। तो ये और ये चेन आइसोमर्स होगा। आया समझ में? चलो अब तीसरा देख लो। अच्छा, इसको यहां लगाओ या यहां लगाओ, बात एक ही है। क्यों? नंबरिंग देखो, इधर से 2 मिथाइल ब्यूटेन या इधर से 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। 5 कार्बन के अलावा ये 4 कार्बन में इसके अलावा और कोई पॉसिबल है क्या? नहीं है सर। क्यों? क्योंकि एक यहां बन सकता था और एक यहां, इसके अलावा कहीं और हम जोड़ नहीं सकते थे। तो अब कोई पॉसिबल नहीं है 4 कार्बन में। तो और कम करे, 3 कार्बन का चेन बनाए। तो तीसरा देखो 3 कार्बन में, और अभी मैंने मना किया है, क्या मना किया है? कि जो 2 कार्बन बाहर निकल गए उसको किनारे वाले कार्बन पे नहीं जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कहां? तो यहां जोड़ दो,
एक ही कार्बन पे बीच वाले पर दोनों लगा दो, या ऐसे भी तो कर सकते हैं सर, ऐसे भी तो कर सकते हैं सर, 3 कार्बन है, एक कार्बन उसके ऊपर एक लगा दो। हाँ कर सकते हैं बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार इसका चेन चुन लो। चेन चुनो तो कैसे होगा, ये जंक्शन पॉइंट है 1 1 2, तो हमारी गाड़ी इधर की ओर जाएगी। हो गया क्या? तो अब देखो तो कितने कार्बन का चेन, 1 2 3 4, ये तो 4 कार्बन का चेन है, और ये तो हम चुन चुके हैं। आया समझ में? तो ये वाला काम हम नहीं करेंगे। तो 3 कार्बन में 2 पॉसिबिलिटी था कि किनारे पर तो जोड़ेंगे नहीं, बीच वाले पर एक के ऊपर एक जोड़ दें, या एक के ऊपर ही एक जोड़ दें, एक के ऊपर एक जोड़ दे, या एक ही कार्बन से दोनों को अटैच कर दे। यही 2 पॉसिबिलिटी थी। तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वापस 4 कार्बन बन जाएगा। अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है ना कि सर ये नहीं समझ में आया, तो इनका नाम लिख लो। इसका नाम क्या है? एन पेंटेन, यही ना है। इसका नाम क्या है? 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन है क्या? और इसका नाम क्या है? 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, डाई मिथाइल प्रोपेन है क्या? इसका अगर नाम लिखोगे तो देखो तो नंबरिंग 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन दिख रहा है क्या? इसका मतलब क्या हो गया कि ये और ये सेम हो गए। तो जब भी अगर कंफ्यूजन आए तो दोनों का यूपीएससी नेम लिख दो, और जैसे ही दोनों का यूपीएससी नेम लिखोगे फिर खुद पता चल जाएगा वो दोनों आइडेंटिकल है। आ गया समझ में? तो अब देखो, तो सर 5 कार्बन में देख लिया, 4 में देख लिया, 3 में देख लिया, 2 कार्बन में नहीं करने की जरूरत। क्यों? 2 कार्बन लोगे, दोनों तो किनारा होगा, कहां जोड़ोगे? तो 2 कार्बन में पॉसिबल नहीं है। आया समझ में? तो इसका मतलब अब आगे कोई पॉसिबल नहीं है। तो टोटल एन पेंटेन के कितने आइसोमर्स बनेंगे? 3, और यही 3 बनेंगे। आ गया होगा समझ में? चलो अब देखें। अब अगला क्वेश्चन था एन हेक्सेन के कितने बनेंगे, एन हेक्सेन के कितने चेन आइसोमर्स बनेंगे। तो चलो अब देखते हैं एन हेक्सेन। हेक्सेन में कितने कार्बन होते हैं? 6, C6H14, यही ना है हेक्सेन। तो हेक्सेन बना लो बेटा, एन हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। 6 कार्बन में तो एक ही पॉसिबल है। अब चेन आइसोमर बनाना है तो चेन कम करो सर। तो चलो चेन कम करते हैं। अब कितने कार्बन ले? 5 कार्बन। कितना बाहर निकाला? 6 कार्बन है ना, एक ही तो बाहर निकाला। उस एक को कहां लगाएंगे? तो सर किनारे वाले पर नहीं लगाना है आपको, यहां लगा दो। बिल्कुल लगा देंगे। हाँ सर यहां भी लगाओ, यहां भी लगा सकते हैं। ये 5 कार्बन है, हम यहां न लगाकर यहां लगा दे तो हाँ सर यहां पर भी लगा सकते हैं। तो ये 5 कार्बन है सर, एक बाहर निकला ना तो उसको या तो दूसरे नंबर पे लगा सकते हैं या तीसरे पर। यहां लगाओगे तो बेटा दूसरा नंबर हो जाएगा, उसको हम नहीं करेंगे। आ गया होगा समझ में? 5 कार्बन में यहां यहां और यहीं लगा सकते हैं, इसके अलावा बाकी कहीं और नहीं लगा सकते हैं। तो अब देख लो, तो यहां लगा दिया या यहां लगाया, बात एक ही हो गया, और तीसरे पर लगा दिया, हो गया। अब हमें समझना है कि अब ये देखो, अब ये 5 कार्बन में और कोई पॉसिबल या सर ऐसे 4 कार्बन है, एक यहां लगाओ एक यहां लगा दो। अरे 2 लगाना है ना, तो यहां भी लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं, और कहीं यूज कर सकते क्या? नहीं सर। आया समझ में? सर एक के ऊपर बेटा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक के ऊपर एक करोगे ना तो जंक्शन पॉइंट ऊपर की ओर जाएगा चेन, और वो 5 कार्बन की चेन बन जाएगी। ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना है। तो अब देखो 2 बाहर निकला था तो हमने कहां लगाया? दोनों को एक के ऊपर एक। हो गया क्या? तो 4 कार्बन में हो गए हमारे, 4 कार्बन में हो गया। और कोई पॉसिबल है क्या? नहीं है सर। 4 कार्बन में 2 ही पॉसिबल था, या तो दोनों एक ही पर जुड़े या अगल बगल वाले पर, किनारे वाले पर तो जोड़ेंगे नहीं। तो 4 का हो गया। अब 3 कार्बन वाले का लो, 3 कार्बन वाले का कितना बाहर? 3। अब पॉसिबल ही नहीं है 3 में, 2 तो लगा दिया, एक कहां लगाओगे? एक के ऊपर एक। तो फिर चेन चुनोगे तो ऐसा हो जाएगा। देखो तो बन रहा है ना, कौन सा? ये वाला बन गया। 1 कार्बन से 2 मिथाइल। आया समझ में? तो 3 कार्बन में पॉसिबल नहीं है, और जब 3 कार्बन
में पॉसिबल नहीं है तो उसके नीचे बाकी कोई भी नहीं होगा। अब इनके तुम IUPAC नाम लिख सकते हो, एक बार तुम खुद से भी प्रैक्टिस करना, अगर कोई और नया बने तो आप मुझे बताना। यहाँ इसके नए और नहीं बनेंगे, कोशिश करके देख लेना बेटा, ठीक है। चलो अब देख लो, तो इसका अगर लिखे तो ये कौन सा है, एन हेक्सेन, ये कौन सा है 2 मिथाइल, IUPAC आता है बेटा आपको, 2 मिथाइल क्या नाम होगा, ब्यूटेन पेंटेन। हाँ यहाँ इसका नाम क्या है 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, डाई मिथाइल ब्यूटेन। और इसका IUPAC नेम की बात करें तो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, डाई मिथाइल ब्यूटेन। आ रहा होगा समझ में इनके IUPAC। तो ये क्या है, ये सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। तो एन हेक्सेन के कितने चेन आइसोमर्स बनेंगे, देख लो 1 2 3 4 5, 5 से ज्यादा नहीं बनेगा, ठीक है। कोशिश करके तुम देखना, नहीं बनेंगे इसके 5 से ज्यादा। अब एक बात और बता दो सर, आपने तो अभी एक रूल बताया है कि चेन आइसोमर्स उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन की चेन क्या हो, अलग अलग हो, जिसमें मेन पेरेंट चेन क्या हो, अलग अलग। तो अब देख लो इसमें कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन का, और इसमें कितने कार्बन की चेन है, इसमें भी 5 कार्बन का चेन है। तो सर इसमें भी 5 कार्बन का चेन और इसमें भी 5 कार्बन का चेन, तो कार्बन तो दोनों में बराबर हो गया, तो चेन आइसोमर्स ये कैसे हुए, कैसे हुए चेन आइसोमर्स। आ रहा होगा समझ में क्वेश्चन मैंने क्या बोला, सर इसमें भी 5 कार्बन इसमें भी 5 कार्बन, तो दोनों में बराबर हो गए, तो दोनों चेन आइसोमर्स कैसे होंगे। तो अब ध्यान दो बेटा, ध्यान से सुनना, सवाल ये नहीं है कि ये दोनों चेन आइसोमर्स हैं कि नहीं है, है समझ में। सवाल ये नहीं है कि ये दोनों चेन आइसोमर्स हैं कि नहीं है, सवाल ये पूछा गया है कि इसके चेन आइसोमर्स कितने बनेंगे, यानी एन हेक्सेन इसके चेन आइसोमर्स कितने बनेंगे। तो इसका ये भी चेन आइसोमर्स है, इसका ये भी चेन आइसोमर्स है, ये आपस में चेन आइसोमर्स नहीं है। सवाल हमसे पूछा गया है इसका चेन आइसोमर, तो इसका ये भी है और इसका ये भी है, क्योंकि ये 4 कार्बन है और ये 5 कार्बन के। आ गया होगा समझ में, तो ये बात हमें ध्यान रखना है। तो बेटा स्ट्रक्चरल का कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई ट्रिक नहीं होता है कि टोटल नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स कितने बनेंगे, वो आपको एक एक करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उन प्रैक्टिस के द्वारा ही हम सीख पाएंगे कि इसके चेन आइसोमर्स कितने बनेंगे। अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आप नहीं बता पाएंगे कि इसके कितने चेन आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आया होगा आपको समझ में, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे बेटा, ठीक है। अब एक मैं छोटा ट्रिक बता देता हूं, ये बस अगर ऐसे क्वेश्चन दिया रहे जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, बाकी कुछ भी नहीं होना चाहिए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये सब कुछ नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है ना, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, तो उसके लिए एक ट्रिक बताता हूं, देखो ध्यान देना। ट्रिक निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना, 2 to the power n-4 + 1, ये एक फॉर्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बनेंगे, कुछ भी नहीं लगा हो, सिर्फ हाइड्रो एल्केन हो बेटा, एल्केन जानते हो ना, एल्केन का निकालने का ये फॉर्मूला होता है क्या, 2 to the power n-4 + 1, ठीक है। जैसे अभी हमने निकाला था एन पेंटेन, पेंटेन में कितना कार्बन होता है, पेंटेन में हम जानते हैं 5 कार्बन होते हैं सर, तो 5 कार्बन में टोटल कितने चेन आइसोमर्स बनेंगे, या कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्टीरियो नहीं काउंट कर रहा हूं, स्ट्रक्चरल जो भी बनेगा चेन, ठीक है। तो कितने स्ट्रक्चरल बनेंगे, तो इसमें जो स्ट्रक्चरल बना था वो हमें आंसर याद है 3, याद है ना। तो अब देख लो फॉर्मूला लगाओ, 2 to the power 5 - 4 + 1 हो गया, तो कितना आ गया, 2 to the power 1 + 1 कितना आ गया 3, यही तो आया था, कितने आएंगे 3, ध्यान रहेगा। हाँ नेक्स्ट अगला देख लो, अगर एन हेक्सेन में बात करें, ये तो एन पेंटेन था, अगर हम एन हेक्सेन में बात करें
तो हेक्सेन के लिए अगर हम अप्लाई करें, पेंटेन की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, हेक्सेन। हेक्सेन में कितने कार्बन होते हैं, 6, तो फॉर्मूला वही होगा 2 to the power n-4, तो n की वैल्यू कितना हो गई 6 - 4 + 1, तो कितना आ जाएगा 2 to the power 2 + 1, 2 to the power 2 का मतलब 4 + 1, 4 + 1 = 5। आ गया होगा समझ में, 4 + 1 = 5। और याद करो n हेक्सेन के कितने बने थे, 5। तो एक बात ध्यान रखना बेटा, फॉर्मूला तो मैंने सिखा दिया आपको, लेकिन ये फॉर्मूला कहां लगाना है, सिर्फ अप टू 7 कार्बन, 7 कार्बन एटम से ऊपर नहीं लगाना। 7 कार्बन एटम से ऊपर लगाओगे ना तो आंसर गलत आएंगे, क्योंकि और भी उसमें कुछ होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो 7 कार्बन से ऊपर नहीं लगाना है फॉर्मूला, इसीलिए, और इससे ज्यादा आपको पूछा भी नहीं जाएगा। अब 8 कार्बन दे दे, बनाते बनाते उसके चेन आइसोमर्स कितने बनेंगे, परेशान हो जाओगे। तो नीट में कभी ऐसा नहीं पूछा जाता है बेटा, ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखना। तो इसीलिए मैंने ट्रिक बता दिया, 7 कार्बन तक काफी है, तो 7 कार्बन तक का आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा कि किसके कितने चेन आइसोमर्स बनेंगे। आ गया होगा समझ में, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर निकाल लेना है 7 कार्बन, उसके आगे नहीं अप्लाई करना, गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। हाँ, कुछ भी नहीं लगाना है, इस लिमिटेड लगाना है, हमें यूज करना है। उम्मीद करते हैं आ गया होगा समझ में, आ गया। तो चलो अब देख लो बेटा, यहां नेक्स्ट देख लो। अगर हम बात करें, देखो ये स्ट्रक्चर डायग्राम मैंने बना दिया है कि इसके कौन, ये C5H12 दिए हुए हैं, तो ये चेन आइसोमर्स कैसे बनाएंगे। इन डायग्राम्स को छोड़ दो, आपको सिखा चुके हैं, ये भी डायग्राम अभी सिखा चुके हैं, तो इनके बारे में छोड़ दो। यहां आते हैं, चेन आइसोमर्स हमने सीख लिया, अब शुरू करने जा रहे हैं सेकेंड आइसोमर्स के बारे में। सेकेंड कौन सा है हमारा, पोजिशनल आइसोमर्स, ठीक है ना। पोजिशनल आइसोमर्स के बारे में हम सीखने जा रहे हैं बेटा, ध्यान से। पोजिशनल आइसोमर्स, ये पहले बताओ किसका पार्ट है पोजिशनल आइसोमर्स। सर पोजिशनल आइसोमर्स स्ट्रक्चरल का पार्ट है, तो बिल्कुल वही बात, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन स्ट्रक्चर्स। दिमाग बेटा, हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में, क्या बोला कि अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है तो क्या होगा, इतना पार्ट तो सब में सेम होगा। क्या सेम होगा, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन देयर स्ट्रक्चर, इतना तो सेम होगा। अब अलग क्या होगा, तो इनकी पोजीशंस बदलेगी। और किसकी पोजीशन बदलेगी, तो पोजीशन बदलना चाहिए, इसमें ध्यान रखना, इसमें चेन नहीं बदलता है, इसमें क्या बदलेगा, पोजीशन बदलेगा। किसकी पोजीशन बदलेगी, या तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदलेगा, या सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन बदलेगा, या मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स जानते हैं ना किसको बोलते हैं, हाँ नोमेनक्लेचर वाला मल्टीपल, डबल या ट्रिपल को मल्टीपल बॉन्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन बदलेगा, तो उसको हम पोजिशनल आइसोमर्स बोलते हैं। कैसे सर, देख लो, तो वहीं लिखा हुआ है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर तो इतना तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर बदलने का कारण क्या है, तो ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ, किसका पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन, मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन। इनकी अगर पोजीशन बदल रही है, फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट या मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन अगर बदल रही है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, पोजिशनल आइसोमर्स। आया समझ में। और ये फेनोमेना जो होता है, ये हमारा क्या कहलाता है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहलाता है। ध्यान रहेगा, पोजीशन हमें बदलना चाहिए, किसका पोजीशन बदलेगा, सब्स्टिट्यूएंट्स या फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड्स की। उम्मीद करते हैं आ गया होगा समझ में। अब यहां देख लो, नोट में एक पॉइंट आप ध्यान देना बेटा, नोट में एक पॉइंट मैंने लिखा है क्या, फॉर टू कंपाउंड्स टू बी कॉल्ड एज पोजिशनल आइसोमर्स they should have the same parent chain या दे मस्ट हैव सेम पेरेंट चेन। अगर दो कंपाउंड को आप पोजिशनल आइसोमर्स कह रहे हो ना, तो उनका पेरेंट चेन बेटा सेम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान रहेगा, दो ये और ये क्या है, पोजिशनल आइसोमर्स हैं, तो इनका चेन अलग नहीं होना चाहिए, चेन अलग नहीं होना चाहिए। आ गया होगा समझ में। तो चलो अब एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल पे बेटा, चलो यहां देख लो क्वेश्चंस।
अगर हमसे पूछा गया कि बताओ ये दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में पूछा गया, तो पहले चेन चुन लो, चेन देख लो कितने कार्बन का, 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है, और इसमें चेन चुनो, इसमें भी 5 कार्बन का। क्या चेन सेम है क्या? हाँ सर चेन सेम है, तो ये कैसे आइसोमर्स कहलाएंगे? चेन सेम हो गया ना, तो चेन तो होगा नहीं, तो कैसा आइसोमर्स? पोजिशनल, बिल्कुल सही, पोजिशनल होगा। आ गया समझ में? तो चलो अब देख लो, इसमें आ जाओ, इसमें चेन चुनो, कितने कार्बन का चेन? ध्यान से, अरे ये कार्बन है ना, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन, इसमें चेन चुनो, कितने कार्बन का? 5 कार्बन का। क्या ये चेन क्या ये पोजिशनल है क्या? ये पोजिशनल है क्या? नहीं सर, ये पोजिशनल नहीं है, ये जो है ये पोजिशनल नहीं है, ये क्या है? चेन आइसोमर्स है। सर हम लोग सीख चुके हैं, ये क्या है? चेन आइसोमर्स। इसमें आ जाओ, चेन चुनो, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन का चेन, और इसमें ऊपर से चेन होगी बेटा, ध्यान से, 1 2 3 कार्बन का चेन। अब देखो इन दोनों में क्या अंतर आ गया चेन का, तो ये दोनों कैसे आइसोमर्स कहलाएंगे? चेन, पोजिशनल नहीं बोलना, इनको पोजिशनल बार बार बोल देते हो, गलतियां करोगे बेटा, पोजिशनल हमें नहीं बोलना है। आया समझ में? तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, इनको हम पोजिशनल नहीं क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर्स। आ गया? नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट देख लो अब। ये इन दोनों में रिलेशन एक बार देखे, चेन चुन लो, कितने कार्बन का चेन? यही ना होगी चेन, इसमें देख लो। हाँ बता दो कितने कार्बन का चेन? 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन, ठीक है, और इसमें भी 5 कार्बन का चेन है। चेन तो फिक्स, चेन सेम हो गया, अंतर क्या है? एसएच की पोजीशन दूसरे पर लगा है, और एसएच की पोजीशन यहां भी दूसरे पर लगा है। देख लो ये क्या पोजिशनल आइसोमर्स है क्या? ये पोजिशनल है क्या? ध्यान से बेटा, पोजिशनल है क्या? नहीं है, नहीं बोलेंगे सर चेन, नहीं बोलेंगे बेटा, चेन भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। आया समझ में? ये आइडेंटिकल कहलाएगा। कैसे सर आपने जाना आइडेंटिकल? क्योंकि दोनों का यूपीएससी नाम लिख कर देख लो बेटा, सेम आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा? ये आइडेंटिकल होंगे। उम्मीद करते हैं आ गया होगा समझ में। इन दोनों में आ जाओ, चलो यहां से देख लो, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, चेन कैसे होगी? हो गया यहाँ चेन, स्ट्रेट फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लेकर कितने? 1 2 3 4 कार्बन की चेन, और यहाँ कितने? 5 कार्बन की चेन। चेन क्या हो गई? यहाँ चेन क्या हो गई? इन दोनों में अगर हम बात करें तो चेन क्या हो? सेम, चेन सेम हो गई ना? नहीं, ये 4 है ये 5 है, चेन डिफर कर गया। पोजिशनल के लिए चेन सेम होना चाहिए, चेन डिफर हो गया, तो ये चेन आइसोमर्स कहलाएगा। उम्मीद करते हैं आ गया होगा समझ में। तो समझ में आ गया होगा, तो आज की क्लास हम इतने ही ड्रॉप करते हैं। कुछ आपको क्वेश्चन मैं दे कर जा रहा हूं, जिसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे और आप उसको सॉल्व करके रखेंगे, ठीक है? तो चलो हम देखते हैं, देखते हैं बेटा। तो ये आपको क्वेश्चन है, ये आपके सामने क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस क्वेश्चंस को आपको बताना है रिलेशन क्या है, 1 and 2, 1 and 3 ये लिखा हुआ है ना, इनमें रिलेशंस बताने हैं कि इनमें क्या रिलेशन है। तो हम इस चीज को अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, आप इसको सॉल्व करके रखें, ठीक है? बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।